Hello friends, how are you? I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VN Chemistry। ये आज जो 9th क्लास का अपना जो चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, शायद उसका आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके साथ डिस्कस किए थे, पर पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे। कैसे थे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उसको, ठीक है, और अपनी नॉलेज भी चेक कर ली होगी हमें कितना आता है इस चैप्टर के बारे में। आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सब आज डिस्कस करूंगा। ये भी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, पर मैं पहले भी कहा था आपसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर की थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा। पढ़े किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से जरूर रीड करना चाहिए लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे। तो देखिए, जो पहले मैंने हेडिंग भी लिखी हुई है, शॉर्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्लास 9th। दिस आर मे बी दिस आर लास्ट लेक्चर, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स। तो देखिए, पहला फिलअप देखिए, ये कह रहा है आपसे ए कोलाइड इज ए डैश मिक्सचर। कोलाइड किस तरह का मिक्सचर है एंड इट्स कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज। तो अगर आपने थ्योरी मेरी ध्यान से सुनी होगी तो मैंने साफ बताया था कि जो कोलाइड होते हैं वो देखने में तो होमोजेनस लगेंगे, पर वास्तव में केमिकली कैसे होते हैं? दे आर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। दे आर, तो यहां भरेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। और इस कंपोनेंट को अलग करने की टेक्निक, तो ये बताइए, कर्ड में से हम बटर कैसे अलग कर रहे थे, दूध में से क्रीम कैसे अलग कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां भरेंगे आप सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पहला फिलअप आपका हो गया है, ठीक है, आसान है अगर आपने थ्योरी ढंग से सुनी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सेइंग, ये आपसे कह रहा है आइस है, वाटर है, वाटर वेपर्स हैं। ये तीनों है तो पानी की अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स। आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, ये गैस होते हैं। ये कह रहा है देखने में तो डिफरेंट है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना इनकी, ओके, एंड डिस्प्ले डिफरेंट। तो मैंने बता ही दिया आपको, इनमें क्या अलग है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकली दे आर सेम। दे आर केमिकली द सेम। क्यों? है तो पानी, पानी की अलग अलग फॉर्म्स थी इसमें, ठीक है। थर्ड को देखिए क्या कह रहा है, इज सेइंग ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर आर टेकन इन ए सेपरेटिंग फनल। कोई मिक्सचर बनाया है क्लोरोफॉर्म और पानी को मिला के, उसे सेपरेटिंग फनल में रखा हुआ है और थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया उसको। बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि 2 लेयर बनेगी सेपरेटिंग फनल अगर यूज हो रहा है, क्योंकि सेपरेटिंग फनल में हम किस तरह के लिक्विड्स को लेते हैं जो मिसिबल नहीं है। आपने अपनी तरफ से घोल दिया है, मिसिबल आपने कोशिश कर लिया है पर मिसिबल नहीं है, ओके। जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो 2 लेयर बनेगी इसमें। तो यही पूछ रहा है कि ऊपर की लेयर में क्या होगा, नीचे की लेयर में क्या होगा। तो पहले बता देता हूं, क्लोरोफॉर्म और वाटर में जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होगी। क्या किसकी डेंसिटी कम होगी? पानी की डेंसिटी कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी ऊपर आ जाएगा। तो वही पूछ भी रहा है पहले फिलअप में, द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ वाटर। आप चाहें तो लैब में एक्सपेरिमेंट को करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड लोअर लेयर इज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लियर होगी बात आपको? ओके, नेक्स्ट चौथा फिलअप देखिए आप, फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा हूं मैं, ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। 2 लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, आपने इनको सेपरेट करना है। तो अगर आपको ध्यान हो थ्योरी में कौन सा बताया था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। लास्ट देखो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है वो, इज सेइंग
व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग सम मिल्क इनटू इट। तो ऐसा वाटर जो मिल्क है जब लाइट पास कराई तो इट शोज ए ब्लू स्टिंज। ओके, ये किसकी वजह से हो रहा है पूछ रहा है। दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट। लाइट के साथ क्या हुआ है भाई, स्कैटरिंग हुई है। क्या हुई है, स्कैटरिंग होगी लाइट की। ओके, और फिनोमेना का नाम अगर आपको ध्यान हो तो इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, तो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है मिल्क वाला सॉल्यूशन। तो मिल्क कैसा सॉल्यूशन है उसका नाम बताना है। किस तरह का सॉल्यूशन है बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये 5 फिलअप्स थे हमारे जो आपके साथ में डिस्कस कर दिए। अभी कुछ और छोटे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे हमारे साथ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए अपना, व्हाट इज सेइंग। ये कह रहा है साल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय एवापोरेशन। जैसे मान लीजिए हमने पानी में NaCl घोल रखा है तो उसको साल्ट में वापस चाहिए तो एवापोरेट कराते हैं सॉल्यूशन को, तो उससे क्या होता है पानी वेपराइज हो जाएगा, पीछे साल्ट रह जाएगा। ये स्टेटमेंट का मतलब है। आगे कह रहा है सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। इसी प्रोसीजर को करने की अलग टेक्निक कौन सी है। अगर आपको ध्यान हो, वी हैव डिस्कस्ड ए प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, जहां मैंने कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन किया था। किससे, कॉपर सल्फेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस हो सकता है। तो यहां सिंपल सा आंसर लिख के आना आपने इसका, बाय क्रिस्टलाइजेशन। डिटेल जानने के लिए लेक्चर को आप सुन सकते हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स के पहले या दूसरे लेक्चर में मिलेगा क्रिस्टलाइजेशन की डिटेल। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाई डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक एडिड एसीटोन, व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन। और देखो साथ में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया आपको। इसका मतलब सॉल्यूशन में आपने एसीटोन डाल दिया, एसीटोन को वापस चाहते हैं। साल्ट शायद ना मिला हो, उसने एसीटोन डाल दिया उसकी जगह, यानी आपके पास एसीटोन प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। ये हमें वापस चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है 56 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो पत्ता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जो डिफरेंस है कितने का है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो जब दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 40 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका सीधा सा आंसर आएगा बाय सिंपल डिस्टिलेशन। रीजन पूछे तो लिख देना, बिकॉज the boiling point difference between acetone and water is greater than 40 degrees Celsius, so they can be separated by simple distillation. Okay, now fourth question देखिए, he has provided you some mixtures having some components। आपको सेपरेशन टेक्निक्स का नाम बताना है। पहला जो मिक्सचर है दो ही कंपोनेंट है, मरकरी और वाटर। अब देखो यहां पे डेंसिटी का काम चलेगा तो आपको पता ना चाहिए कि जो मरकरी होती है, मरकरी इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो जब मिक्सचर बनाओगे ना तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो नीचे सेट हो जाएगा, यानी हम सेपरेशन फनल की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिख के आएंगे आप लोग, बाय separating funnel in which both these components form two different layers। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, मरकरी की ज्यादा है, तो मरकरी नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। तो नीचे की नोब को खोल के पहले मरकरी को हम अलग से निकाल लेंगे, बस हो गया सेपरेशन टेक्निक। ओके, अगला देखो KCl अमोनियम क्लोराइड।
तो यह ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना वो सब्लिमेशन शो करता है, ये शो नहीं करेगा। तो ये सब्लिमेट की फॉर्म में ऊपर आपका एवापोरेट हो जाएगा। तो आपको आंसर लिख के आना है भाई सब्लिमेशन, सिंपल है। थर्ड और फोर्थ में देखो तीन तीन कंपोनेंट उसने आपको दे रखे हैं। पहला थर्ड को देखते हैं, NaCl प्लस वाटर डिजोल्व हो जाएंगे, ओके। सैंड डिजोल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एक सोल्यूशन है NaCl और पानी का, इसमें सैंड आपने डाल ली है, तो NaCl का तो कोई लेना देना है नहीं, सैंड के साथ रिएक्शन भी नहीं करेंगे, लेकिन सैंड पानी में घुलेगी नहीं, सॉल्यूशन में घुलेगी नहीं। तो यहां पे दो टेक्निक लगाएंगे। पहली टेक्निक क्या लगेगी बेटा, बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने से क्या होगा, सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और नीचे फिल्ट्रेट निकल जाएगा। फिल्ट्रेट किस किस का है, NaCl प्लस वाटर का है। और बाद में जो फिल्ट्रेट है उसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, उसमें जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा, पीछे NaCl को छोड़ देगा। प्लस में लिख देना एवापोरेशन, एवापोरेशन। और लास्ट मिक्सचर को देखिए एक बार थोड़ा सा, क्या क्या दे रहा है, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर प्लस साल्ट। दोबारा से एक वो बनाएंगे सॉल्यूशन, पानी एक तरह से, केरोसिन ऑयल इसमें डला हुआ है, तो केरोसिन ऑयल और पानी अलग अलग लेयर बनाएंगे। सेपरेटिंग फनल का अगर यूज करोगे तो आपको ध्यान होगा शायद में क्या, सेपरेटिंग फनल का भी डायग्राम जब इसमें डाल लेंगे, यहां नोब लगी हुई है। जब केरोसिन ऑयल वाटर साल्ट को डालोगे तो क्या होगा, देखो दो लेयर बनेंगी आपकी। यहां पे आपका वाटर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन, ऊपर क्या है, केरोसिन ऑयल, क्योंकि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, पानी साल्ट की ज्यादा है, ठीक है। फिर नोब को ओपन करके नीचे वाले को हम निकाल लेंगे बीकर में। तो ऊपर जैसी केरोसिन ऑयल इसके नजदीक है, इसको बंद कर दिया हमने, ठीक है। और बाद में क्या करोगे, यानी इसमें दो टेक्निक लगेंगी। पहले क्या लगाइए, सेपरेटिंग फनल लगाया, क्या लगाया बेटा, सेपरेटिंग फनल। और बाद में जो फिल्ट्रेट आया नीचे, जिसमें आपका क्या क्या है, साल्ट और पानी है, उसको फिर दोबारा से क्या करेंगे, एवापोरेशन कर देंगे, पानी वेपराइज हो जाएगा, नीचे आपका साल्ट रह जाएगा। तो अभी 4 ही क्वेश्चन हुए, अभी आगे और करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, स्मोक एंड फोग, जानते हैं ना, बोथ आर एरोसोल्स। एरोसोल कहां पड़ा था, कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है। एरोसोल की खासियत क्या होती है, गैस जो होता है डिस्पर्शन मीडियम होता है इसमें, एयर से एरो लगा लीजिए, एयर से गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहां पे गैस जो है ना आपका डिस्पर्शन मीडियम है। इन व्हाट वे बोथ आर डिफरेंट, फिर भी दोनों अलग कैसे हैं, तो वो आपने बताना है कैसे अलग हैं। देखिए इसका आंसर क्या लिख के आएंगे, स्मोक इज गैस एज डिस्पर्शन मीडियम प्लस, स्मोक में डस्ट पार्टिकल, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेस, while fog is gas as dispersion medium plus liquid as dispersed फेज। सिंपल सा आंसर दे के आना। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन हाउ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। वहां से क्वेश्चन आ गया ना, देखा मैं पहले भी कहा था इस टेबल में से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सेइंग एन एलिमेंट इज सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, आवाज करने वाला, इस तरीके से आवाज करने वाला।
एंड हाईली डक्टाइल। डक्टिलिटी की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जब हम मेटल की मदद से वायर बना सकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज डक्टाइल। क्लासिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासिफाई करना है, तो आंसर क्या है? एलिमेंट इज ए मेटल, एलिमेंट इज ए मेटल। पहला आंसर हो गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू पोजेस? तो मेटल की दो प्रॉपर्टी उसने दे दी, दे सो नोन एज डक्टाइल। आप अपनी तरफ से दो प्रॉपर्टी और लिख के आ सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द मार्क्स दिस क्वेश्चन हैज। ओके, तो प्रॉपर्टीज लिखें, इसकी हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दो ये तो लिखोगे नहीं, तो दे रखी उसने। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? केमिकली दे फॉर्म कैटायंस, केमिकली दे फॉर्म कैटायंस। दूसरा, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और तीसरा एक और दे देते हैं भाई, छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने, दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। चौथा क्या देंगे? दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, जो लिक्विड होता है। और पांचवी क्या लिखोगे? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चीज तो छोटी क्लास की है, ये एग्जामिनर के लेवल के आपको दो लिखा दिए, तो छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की बात थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे, देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है वो। कैन वी सेपरेट एल्कोहल डिजोल्व्ड इन वाटर? मतलब मिक्सचर लिया पानी और इथेनॉल का, समझ लीजिए एल्कोहल आपके सिलेबस में इथेनॉल मान के चलेगा आप लोग। ठीक है, तो बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल? नो। हाउ कैन वी यूज सेपरेटिंग फनल इन केस ऑफ दिस मिसिबल लिक्विड्स? दे डोंट फॉर्म ए सेपरेटेड लेयर इन द सेपरेटिंग फनल। तो इसका सीधा आंसर क्या लिखना है? नो। फिर नहीं है तो किस प्रोसीजर से करेंगे, एक्सप्लेन करना है। अब देखो दोनों लिक्विड हैं, दोनों क्या लिक्विड है। इथेनॉल जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितने का बच्चे? इसमें डिफरेंस है 22 डिग्री सेल्सियस का। और केल्विन में देखोगे तो 40 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है ये। ओके, नो सॉरी हाँ, केल्विन में इतना रहेगा 22 केल्विन है। सॉरी केल्विन में बदल लो, पहले केल्विन में ये बदलने पड़ेंगे, फिर घटाओगे तो 22 केल्विन ही आएगा। तो लेस देन 25 केल्विन हो गया ये। तो इसका मतलब दे आर सेपरेटेड बाय द प्रोसीजर, दे आर सेपरेटेड बाय द phenomenon of fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डायग्राम वगैरह आपको बना करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका लेक्चर में पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, ये मैं कह रहा हूं अगर आपको दोबारा सुनना है तो आपको जो मेरे सेपरेटिंग टेक्निक्स के जो लेक्चर्स है उसमें इसको देखना पड़ेगा। आपको यह डायग्राम भी बना के आएंगे और ये ध्यान रखना पड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले कंडेंस हो जाएगा आपका। ओके समझिए, वो आप उसको सेपरेट कर लेंगे, नीचे वाला बाद में सेपरेट होगा। तो प्लीज इसका डिटेल देखने के लिए आपको लेक्चर्स थोड़े देखने पड़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8th के ऊपर। व्हाट ही इज सेइंग सुक्रोस, जो शुगर चीनी जो होती है सुक्रोस क्रिस्टल्स ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन
एंड बीट रूट, दो अलग अलग सोर्सेस से सुक्रोज ऑब्टेन किया गया, एक शुगर केन है और एक बीट रूट है। ऑब्टेन कर लिए, फिर मिक्स कर दिए। अब सवाल कह रहा है जो आपके सामने नया सब्सटेंस है जिसमें इसके भी क्रिस्टल्स हैं, इसके सुक्रोज के क्रिस्टल्स भी हैं, इसके भी सुक्रोज के क्रिस्टल्स हैं, वो कह रहा है ये मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है। भाई बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर नहीं है वो, इट इज ए प्योर सब्सटेंस। रीजन भी देना है, बिकॉज, मिटा दे यहां से, बिकॉज sucrose has the same chemical formula, वो ब्रैकेट में लिख देना, क्या होता है C12H22O11, whether it is obtained from sugarcane और बीट रूट। बीट रूट पता है क्या होती है? चकुंदर जो कहते हैं हम लोग, वॉलेट वॉलेट कलर का फ्रूट होता है, एक जमीन में लगता है। तो ये आपके हो गए 8 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है। देखिए ये 9th क्वेश्चन आपके सामने, he has given you some activities over here 1 to 7 and he asked the process which have taken place. Okay, now first statement, what is saying? Dry ice is kept open at room temperature and at 1 atmosphere pressure. तो आपको पता है कि ड्राई आइस की क्या खासियत होती है? ड्राई आइस को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? पहली बात तो केमिकली ड्राई आइस होता क्या है? ये सॉलिड CO2 की फॉर्म है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एक फॉर्म है। ओके, CO2 क्या है? गैस होती है। तो जब इसको हम मेल्ट करेंगे तो गैस ही बनेगी, बीच में लिक्विड तो आएगा नहीं। दैट इज व्हाई दिस आइस इज नोन एज ड्राई आइस। तो जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है तो प्रोसीजर का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। तो सीधा सा आंसर लिख के आना है सब्लिमेशन। क्या लिख के आना है? सब्लिमेशन। ओके, नाउ दूसरे को देखते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है ए ड्रॉप ऑफ इंक ड्रॉप्ड इन वाटर कंटेन्ड इन ए ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। अगर हम शीशे के ग्लास में रखे पानी में या किसी भी ग्लास में, शीशे का मैं इसलिए कह रहा हूं बाहर से दिख जाए ताकि, ओके, क्या चेंज हो रहा है, तो उस पानी में अगर हम, जैसे मेरा रेड पेन है, रेड इंक डाल दी मैंने, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो इंक की जो ड्रॉप थी पूरे पानी में फैल जाएगी और पूरे पानी को रेड कर देगी जिस कलर की इंक थी। तो किस वजह से हुआ है वो हुआ डिफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज सिंपली नोन एज डिफ्यूजन। ओके, अगले को देखिए, थर्ड वाले पार्ट को क्या कह रहा है वो? इज सेइंग ए पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, एक केमिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका जो कलर होता है डार्क वायलेट होता है। पहले बता देता हूं आपको किस कलर का होता है? डार्क वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में मिल सकता है। उसको बीकर में आपने लिया और फिर पानी उसमें डाल दिया और साथ में स्टरिंग करते रहे, तब देखोगे पूरे ग्लास, पूरे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि इंक डिसॉल्व होती। पर यहां पे क्या इसका आंसर लिखोगे आप? डिसोल्यूशन। क्या लिखोगे? डिसोल्यूशन। वैसे तो क्या है, देखो स्टेटमेंट का फर्क है, इसलिए दो अलग अलग वर्ड मैंने लिखे हैं। यहां पे कह रहा है इंक स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, वो डिफ्यूजन ही लिखोगे। हाँ, डिसोल्यूशन भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर मेन डिफ्यूजन हो रहा है इसमें। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है बीकर में ले रखा था आपने पोटेशियम परमैंगनेट, फिर पानी डाल के स्टरिंग कर दिया तो घुल गया वो, इसको घुलना कहते हैं, डिसोल्यूशन को। ठीक है, चौथे को देखिए क्या कह रहा है? एन एसीटोन बोतल इज लेफ्ट ओपन एंड बोतल बिकम्स एम्प्टी। इसका मतलब एसीटोन उड़ गया, एवापोरेट हो गया भाई। तो यहां क्या लिखोगे? एवापोरेशन।
पेट्रोल भी लिखता तब भी ऑपरेशन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ को देखिए, इसे मिल्क इज चर्न्ड, चर्न मतलब स्पीड से घुमाना, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट, ताकि क्रीम अलग हो जाए। हाँ भाई, सॉल्यूशन को घुमाने को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको देखिए, सेटलिंग ऑफ सैंड इन वाटर, पानी में सैंड आपने घोली थी, सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब आपने रख दिया, सैंड सेटल हो गई है। ये तो आप सबने किया ही होगा जैसे। तो जो सेटलिंग जो होना होता है किसी सॉल्यूट पार्टिकल का, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चे? सेडिमेंटेशन। सीधा सा आंसर लिख के आने आपने, सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और आखिरी क्या कह रहा है देखो, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू ए स्मॉल होल इन ए डार्क रूम। कोई डार्क रूम है हमारे पास, आप सपोज यहां बैठे हुए हैं, यहां पे होल था, सनलाइट आ रही है, तो देखो ये डार्क रूम था, पर आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा, और उस लाइट के पाथ में जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी चमक जाएंगे। देखो इट आल्सो इल्यूमिनेटेड, आसपास नहीं दिखेंगे, लाइट के पाथ में दिखाई देंगे। तो यहां इसने एक ही बात लिखी है कि दो जो आपके फाइन बीम थी ना लाइट की, वो इल्यूमिनेट हो गई, आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोसीजर का नाम क्या था? बताया था ना मैंने आपको, टिंडल इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो सभी जो जितने भी प्रोसीजर थे उन सबके आंसर कहां से आए हैं? सेपरेटिंग टेक्निक से आए, एक तरह से देखा जाए तो। आपको क्लियर हो गई होगी बात, आपको ये बात? ठीक है, ये आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में देखो क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बुक में हालांकि प्रॉपर्टीज लिखा था चेंजेस की जगह, पर मैंने चेंजेस लिख दिया। तो ए को देखे क्या कह रहा है, ही सेइंग द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ स्टील। स्टील है तो अलॉय है, स्टील है तो अलॉय है, ओके। कंपोजिशन उसकी दे रहा है कि स्टील के अंदर 98% आयरन होता है, 1.5% कार्बन होता है और 0.5% दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो एलॉयज के लिए मैंने क्या, एलॉयज के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद कभी ना कभी। एलॉयज होते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स, ये लिखना नहीं, समझा रहा हूं, होमोजीनस मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल मेथड्स। तो इसका मतलब क्या, कोई केमिकल चेंज तो है नहीं एलॉय का होना, तो किस में आएगा ये? फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। रीजन लिख देना, बिकॉज स्टील इज एन alloy and alloys are the homogeneous mixtures. After the formation of an alloy, there is no change in the properties of iron, carbon and other elements. ये इसका सिंपल सा रीजन आपका। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। जिंक डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिजल्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज। क्यों? अभी रीजन समझ में आएगा। देखो रीजन, इसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं इसका रिएक्शन, ध्यान से आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिंक प्लस HCl डाइल्यूट है, तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक कंबाइंस विद क्लोरीन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए साल्ट जिंक क्लोराइड। HCl डाइल्यूट है, पानी तो है ही, ये एक्वस स्टेट में बनेगा। ठीक है, सॉलिड नहीं बनेगा। प्लस अब Cl2 2 है ना, तो 2 से यहां गुना करना पड़ेगा, तो ये 2H दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। देखो जो प्रॉपर्टी जिंक की है, जिंक क्लोराइड उससे अलग है। वैसे भी जिंक अकेला था, अब कंबाइंड स्टेट में आ गया। अब जो प्रॉपर्टी HCl की है ना, HCl की हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी उससे टोटली अलग है। वैसे भी लिक्विड फॉर्म में HCl और ये गैसियस फॉर्म में है, इस वजह से कैसे चेंज है? केमिकल चेंज। आपको सिंपल सा इसके आगे केमिकल चेंज लिख के आना है, रिएक्शन लिख के आना है, फिर एक लाइन लिख के आनी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। सिंपल सा आंसर देख के आना, बस। क्लियर हो गया? थर्ड को देखो, व्हाट इज सेइंग
मेटेलिक सोडियम इज सॉफ्ट इनफ टू कट विद ए नाइफ। सपोज करो ये मेटल सोडियम का एक पीस है मेरे पास, मैंने चाकू से काट दिया इतना पीस, ये छोटा पीस आ गया, तो भाई ये भी सोडियम का एलिमेंट है, ये भी सोडियम का एलिमेंट है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स। दिस स्मॉल पीस इज नॉट केमिकली डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल पीस। सो कटिंग से कुछ केमिकली तो चेंज आया नहीं सोडियम में, सो इट इज ए फिजिकल चेंज, इट इज ए फिजिकल चेंज, केवल शेप बदल गई है, ये बड़ा पीस था ये छोटा पीस है, केमिकली तो सेम ही है दोनों, ठीक है। लास्ट डी को देखो क्या कह रहा है, ही इज सेइंग मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड जैसे आपका Na2O है या K2CO को ले लेते हैं, ये काम का भी रिएक्शन होगा आपका, ठीक है। ये कह रहा है ये अल्कली बनाते हैं कब, जब पानी से रिएक्शन कराते हैं। मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म एल्कलीज बेस ऑन इंटरेक्ट, कौन से बेस, वाटर सोल्यूबल बेसिस, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, ऑन इंटरेक्टिंग विद वाटर। तो पानी से रिएक्शन लिख के आना इसमें आपको दोनों का, तो ये क्या बनाएगा 2NaOH, और ये क्या बनाएगा बेटे, ये बनाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, समझ गए, ओके। तो ये वाटर सोल्यूबल बेस है आपके दोनों, इसलिए अल्कलीज है दोनों। दूसरा मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों कहा था मैंने आपसे, ये 10th क्लास में ना कई बार आता है, और इस बार जो सैंपल पेपर डाला है 2020-21 का 10th का, उसमें मैंने देखा इससे रिलेटेड एक सवाल, ये है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, अरे भाई ये चूना पत्थर है, सफेदी है, अगर मैं हिंदुस्तानी भाषा में बात करूं तो, जो कट्टों में आती है, इसकी मदद से दीवारों को चमकाते हैं हम लोग, पर पहले इसको पानी में मिलाते हैं, ये सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसको लाइम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइम वाटर। फिर लाइम वाटर को हम लोग दीवारों पे लगा देते हैं, और फिर दीवारों पे इसके लगने के बाद क्या होता है, रिएक्शन लिख देता हूं, CaOH के होल ट्वाइस दीवारों पे लग गया, एटमॉस्फेयर की जो CO2 गैस है वो रिएक्ट करती है इसके साथ, और क्या क्या बनाती है, CaCO3 की पतली सी लेयर बना लेती है दीवार के ऊपर, जो कि शाइनिंग होती है, ये शाइनी होता है, प्लस में वाटर भी बनता है जो वेपराइज हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज 9th क्लास में है तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए दोनों रिएक्शन, कि CaO को पानी में मिलाते हैं, CH का होल ट्वाइस बनता है, फिर CH होल ट्वाइस को दीवार पे पेस्ट कर देते हैं, वहां पे CO2 गैस रिएक्ट करती है, गीला जब रहता है तो दीवार के ऊपर शाइनिंग आ जाती है। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई वॉल बिकम शाइनी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लाइम वाटर, तो सिंपल सा रिएक्शन आपको लिख के समझाना उसमें, तो शायद ही आपको समझ में आ गया होगा 10th क्वेश्चन पूरा, ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, पहला जो दे रखा है, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस, कोई पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी साल्ट का या किसी सब्सटेंस का वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट का घुलना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। फिर कह रहा है ऐसे सॉल्यूशन को ठंडा किया गया रूम टेम्परेचर तक, मतलब 60 डिग्री तो रूम टेम्परेचर होगा नहीं, रूम टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यहां तक लेके आए उसको लगभग, या 30 डिग्री सेल्सियस लगा लीजिए गर्मी अगर ज्यादा थोड़ी बहुत है तो टेम्परेचर को आप कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने का मतलब यह है कि 60 डिग्री तक जो एक्सिस में जो आपने पोटेशियम क्लोराइड घोल लिया था वो वापस आ जाएगा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको ध्यान हो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर में भी तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर साल्ट को डिसॉल्व करना शुरू किया और फिर उसको टेम्परेचर को गर्म करते हैं, गर्म कर लेते हैं सैचुरेटेड बनने के बाद, और घोल लिया एक्स्ट्रा कि उस टेम्परेचर तक, मान लो आपने रूम टेम्परेचर पे शुरू किया और 60 डिग्री तक लेके गए सॉल्यूशन को, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, गर्मी देते हैं, सॉल्यूट घुलना शुरू हो जाएगा। 60 डिग्री के ऊपर जाकर के रोक लिया आपने,
तो 60 डिग्री पे भी कभी ना कभी तो जाके सॉल्यूट का गुल्ला बंद होगा, तो वहां पे आपका हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 60 डिग्री से दोबारा रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो जो एक्सिस में जो भी घोला था आपने वो सारा रीअपियर हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर लिख के आना है क्रिस्टलाइजेशन अपीयर्स या क्रिस्टलाइजेशन अकर्स। 9th क्लास के अंदर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट दे रखा है, उसको रीड करें, या वीडियो को सुनना है तो वीडियो को सुन लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर इज हीटेड टू ड्राइनेस। एक्वस सोल्यूशन है शुगर का, हीटिंग स्टार्ट की आपने, पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा, फिर चीनी बची उसे और भी गर्म करते जा रहे हैं, क्योंकि कह रहा है टू ड्राइनेस, पूरा सुखा देना है, पर चीनी सूखेगी नहीं, चीनी काली पड़ जाएगी। इसको हम कहते हैं, शुगर का जो ब्लैक पड़ना होता है ना, उसे हम कहते हैं चेयरिंग। तो यानी क्या होगा, चेयरिंग अकर्स। क्या कहते हैं, चेयरिंग अकर्स। थर्ड और लास्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, लिख लेते हैं Fe प्लस सल्फर आर हीटेड, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा फेरस का सल्फाइड। इसका कलर क्या होता है, गोल्डन शाइनिंग होता है, थोड़ा सा सोने जैसी चमक होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यह सिंपल सा लिखना है, केमिकल रिएक्शन अकर एज शोन बिलो, ये दिखा देना, ये लिख देना बस। तो ये आपके 3 पार्ट किसके हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है जी। ये 12वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ईच का मतलब यहां से जो 5 एग्जांपल दे रखे, इनके कुछ एग्जांपल देने, मिक्सचर्स दे रखे हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और मिक्सचर की ना कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं आपको 5 अलग अलग, ओके। क्वेश्चन तो अब आप एग्जांपल तो यहां दे देंगे, सजेस्ट ए सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जो कैरेक्टरिस्टिक मिक्सचर की बताई गई है, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट किस मेथड से करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट चीज भी। तो 2 आंसर है एक स्टेटमेंट से। पहले को देखो, ए वोलेटाइल एंड ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, विच हैव ए टेंडेंसी टू गेट एवापोरेट, और ये क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव ए टेंडेंसी टू गेट एवापोरेट। तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, सिंपल एग्जांपल है भाई, NaCl को लिख दो प्लस में वाटर को लिख दो, मतलब 60 सॉल्यूशन हमने ले लिया इसका एग्जांपल। अब सेपरेट करने की विधि इसके आगे लिख देना ब्रैकेट में, बाय एवापोरेशन। समझ गए आप लोग, ओके। नेक्स्ट को देखते हैं, 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट ऐसे जो वेपराइज हो सकते हैं और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो काफी है, एप्रिशिएबल का मतलब 25 केल्विन से ज्यादा मान के चलेगा अब इसको। तो इसको सेपरेट करेंगे, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग, वाटर आया भी था पहले एक बार एग्जांपल क्वेश्चन में, एसीटोन, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस था ना, इसका 56 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था। तो सेपरेट करने का मेथड क्या था, ये समझ गए आप लोग, ओके। बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अगर इसी स्टेटमेंट में वो लेस डिफरेंस करता तब किससे करते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और एग्जांपल भाई का आया था वाटर प्लस इथेनॉल या वाटर प्लस अल्कोहल, मैंने ध्यान है आपको, ओके। नेक्स्ट, 2 इमिसिबल लिक्विड्स, जो आपस में घुल नहीं सकते हैं, मिक्स नहीं हो सकते हैं, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिएगा। एग्जांपल तो बहुत आसान है इसका, वाटर प्लस ऑयल। और सेपरेट करने का मेथड क्या था, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डी को देखिए, वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। यानी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट गैस में डायरेक्ट बदल जाता है, मतलब सब्लिमेशन हो सकता है उसका, दूसरे कंपोनेंट का नहीं होगा। दोनों सॉलिड आप ले लीजिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे एग्जांपल में, ये ले लो, क्या आया था ना पहले, KCl प्लस अमोनियम क्लोराइड,
इसकी जगह आप कैम्फर भी रख सकते हैं। और मेथड का नाम क्या था बेटा? सब्लिमेशन। हीट कर दो, इसके वेपर बन जाएंगे, इसके वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है, ये नीचे रह जाएगा। और लास्ट देखो क्या कह रहा है, 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट्स सॉल्यूबल इन सम सॉल्वेंट। अगर आपको ध्यान हो, हमने इंक का कुछ किया था, इंक के अंदर जो डाई थी, डाई के कंपोनेंट्स जो थे उन्हें सेपरेट किया था। तो इसका एग्जांपल या तो लिख दो आप, डाई ऑफ इंक। एक एग्जांपल और दे देते हैं, कलरफुल डिफरेंट कलर वाले कलरफुल प्लांट पिगमेंट्स। तो कलरफुल प्लांट पिगमेंट्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं? इसको कैसे करते हैं? बाय यूजिंग क्रोमैटोग्राफी। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? यहां पे हमने 5 एग्जांपल लिए थे बेटा जी, समझ गए आप लोग ये बात? ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं। इसके स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें दे रखी हैं, जो उस लाइनों में उसने नॉन मेटल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बता रखी हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि भाई कुछ नॉन मेटल लस्चरस होते हैं, कुछ एलोट्रॉप शो करते हैं, इस टाइप से। फिर क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, तो मैंने क्वेश्चन ही लिखे आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम ए लस्चरस नॉन मेटल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th-10th के बच्चों को ज्यादातर आता नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे याद रखोगे आयोडीन। क्या याद रखोगे? आयोडीन, समझ गए? दूसरा देखो, नेम ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है। अब मेटल तो बता दोगे, 9th क्लास का बच्चा मरकरी, पर नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन लिखना है इसका आंसर आपने। क्या लिखना है? ब्रोमीन। क्यों? ब्रोमीन जो लैब में आएगा ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में आता है, इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। तो होता तो पानी में ब्रोमीन ही है, तो लिक्विड माना जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल का ना कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने 10th क्लास में पढ़ेंगे, छोटी क्लास में डायमंड ग्रेफाइट पढ़े होंगे आपने। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं ये। तो यहां पे ग्रेफाइट इसका आंसर आएगा, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं ड्राई सेल्स के अंदर। यहां लिखना ब्रैकेट में कार्बन, ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है एक, ठीक है। डी में देखो क्या कह रहा है ये, नेम ए नॉन मेटल विच इज नॉन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसका भी आंसर कार्बन आएगा। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके और थोड़े बहुत हैलोजन्स, ऑक्सीजन वगैरह को भी कई बार यूज कर लेता है, तो एक खास तरह के कंपाउंड्स बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे स्टार्टिंग। हाइड्रोकार्बन्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, इसलिए लिखा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और कार्बन एक नॉन मेटल है ही, आपको पता होगा। ई को देखते हैं, नेम ए नॉन मेटल अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा कोई दूसरा नॉन मेटल विच शोज एलोट्रोपी। इसे याद रखना, फॉस्फोरस। क्या लिखना है? फॉस्फोरस। 12th क्लास में पढ़ाए जाएंगे 2 तरह के एलोट्रॉप्स इसके, एक होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस। ये नाम भी ध्यान कर लेना इन दोनों के, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, नेम द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, तो दे आर नोन एज रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। छठे को देखो, नेम ए नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। सबको पता होगा भाई, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी ध्यान रखना प्लीज इसको भी, ठीक है आप लोग। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है आपको ना कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आप इन्हें क्लासिफाई करना है कौन से एलिमेंट है कौन से कंपाउंड है। ध्यान से देखना, कॉपर ये एलिमेंट है भाई, सैंड को मैं कंपाउंड कहूंगा। क्यों कहूंगा? कि सैंड के अंदर एक कंपाउंड मिलता है SiO2, सिलिका, इसलिए कंपाउंड की कैटेगरी में डाला सैंड को हमने, ठीक है।
NaCl चाहे सॉलिड हो चाहे एक्वस हो, कंपाउंड ही रहेगा ये, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है NaCl। पानी तो फिजिकली अटैच है इसके साथ, वैसे तो मिक्सचर है, मिक्सचर तो पूछा नहीं, मिक्सचर भी बताना है, तो यहाँ पे NaCl को मानते हुए कंपाउंड लिखेंगे। H2O में दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ये भी क्या है, कंपाउंड। जिंक अकेला लिखा हुआ है, ये मेटल है, सॉरी एलिमेंट कहेंगे, यहाँ पे क्लासिफाई नहीं करना एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट है। वुड कंपाउंड है, क्यों मैं भी बताऊंगा। वुड के अंदर एक पॉलीसैकेराइड मिलता है, मतलब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन जब होता है, जब 2000 से ज्यादा ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। उस पॉलीसैकेराइड का नाम है ये अपना सेलुलोज। वो सेलुलोज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो ग्लूकोज ही है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कंपाउंड ही तो है ये, यहाँ पे 3 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, ये तो है ही कंपाउंड, 3 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, Ca, ऑक्सीजन, O2 इस केस में मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड है। O अगर अकेला होता तो एलिमेंट होता, ठीक है। या 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो ये भी कंपाउंड माना जाएगा। मरकरी अकेला है, एलिमेंट। अब डायमंड जो है ना वो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, सिर्फ कार्बन है इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसलिए डायमंड को रखेंगे एलिमेंट की फॉर्म में। और सोडियम लास्ट, ये तो है ही एलिमेंट। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहां पे इंपॉर्टेंट एक तो वुड था और एक डायमंड था, प्लीज ध्यान रखना इन दोनों को, ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, हीट जब करोगे ना, कोमा है, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कह रहा है, ये जो हीटिंग हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके बाद नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये चेंज कैसा है, फिजिकल या केमिकल चेंज? भाई बिल्कुल फिजिकल, केमिकल चेंज है। क्या लिखोगे, इट इज ए केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज है तो रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी आपको, तो रिएक्शन में दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं। क्या आएगा, CaCO3 सॉलिड होता है, इसको हीट किया जा रहा है, ट्रायंगल बना के हीट लिख लेना। क्या क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा ए पार्ट का, ठीक है। अब बी पार्ट को देखो क्या कह रहा है, ही इज आस्किंग यू कैन यू प्रिपेयर 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या क्या बने हैं आपके, लिख लेते हैं। CaO बना एक तो, और दूसरी बनी है CO2 गैस। इनकी मदद से आपको एक तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाना है। तो इसका मतलब है तो दोनों ऑक्साइड्स। अब ये जो CO है ये कैसे ऑक्साइड है, ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है बेटा, मेटालिक ऑक्साइड। और शायद पहले क्वेश्चन आया भी था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती है बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक नेचर को शो कैसे करेंगे, पानी से रिएक्शन करा दो इसका, तो ये सॉल्यूशन बनाएगी ये CaOH का उल्टा, लाइम वाटर आया था ना थोड़ी देर पहले, OH है ना इसमें, तो बेसिक सॉल्यूशन आपका बन गया एक। तो जो कौन दे रहा है, मेटालिक ऑक्साइड दे रही है। CO2 में C नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपकी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा H2CO3 एक्वस। ये कार्बोनिक एसिड है, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। तो यही तो पूछा था उसने, किन प्रोडक्ट्स की मदद से आप एक बेसिक सॉल्यूशन बना दो, एक एसिडिक सॉल्यूशन बना दो। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट है, हो गया अपना। ओके,
दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, आपको ना कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, आपने बताना इनमें कंपाउंड कौन सा नहीं है। कंपाउंड कौन सा नहीं है, आर नॉट कंपाउंड। क्लोरीन गैस जो है ना उसका फॉर्मूला Cl2 होता है, ये तो कंपाउंड है आपका। तो देखो जो कंपाउंड है ना उन्हें मैं रेड से सर्कल करूंगा, जो कंपाउंड नहीं है ग्रीन से सर्कल करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा कंपाउंड है वास्तव में, कौन सा नहीं है। तो इसको मैं रेड से सर्कल कर दिया, इट इज ए कंपाउंड। आयरन, आयरन एलिमेंट है, ओके, इसे ग्रीन से कर दिया। ये इसका प्रॉपर आंसर इस क्वेश्चन का। आपको सिर्फ इनको टिक करके आना जो कंपाउंड नहीं है। अल्युमिनियम भी एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। कार्बन भी एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। सल्फर पाउडर का मतलब एस है, एस एलिमेंट है ये भी, ओके। पोटेशियम क्लोराइड, यहां पे दो एलिमेंट कंबाइंड है, KCl, तो ये आपका कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड है, सॉरी, यस कंपाउंड है। आयरन सल्फाइड भी कंपाउंड है, FeS बनाया था ना हीट करके आयरन और सल्फर को। आयोडीन एटम के फॉर्म में दे रखा है, आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं लिखा उसने, इस वजह से ये क्या आपका एलिमेंट है और ये कंपाउंड नहीं है, तो ग्रीन से करूंगा मैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्मूला होता है, तो ये आपका कंपाउंड है। अरे आगे बात समझ में बेटा जी, मैंने इसको दोनों चीज बता दी रेड और ग्रीन कलर से। ग्रीन वाले कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट थे, रेड वाले कंपाउंड है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गया 16th क्वेश्चन, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। होपफुली आप लोग सोच रहे हैं बोर हो रहे होंगे, पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे सारे, ठीक है। नाउ यहां पे ना कुछ चेंज दे रखे हैं, आपको क्लासिफाई करने फिजिकल और केमिकल के अंदर, और रीजन भी पूछे हैं उसने। जैसे पहला है ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन। कपड़े धोने के बाद हम कपड़ों को फैला देते हैं किसी रस्सी के ऊपर धूप के अंदर, तो कपड़ा सूख जाता है। तो ये चेंज कैसा है, ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है बच्चे, फिजिकल चेंज। क्यों है फिजिकल चेंज, बिकॉज water in the shirt, water in the wet shirt लिखिए, wet shirt gets evaporated leaving the shirt dry, ठीक है। ये आपको आंसर लिख के आना है इसका, सिंपल सा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ केरोसिन इन लैंटेन। तो देखो जब भी कोई चीज जलती है, अब लालटेन भी क्या है, सॉरी केरोसिन भी एक हाइड्रोकार्बन है, तो यहां लिखो हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है, कई सारे हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं, उसको हम जला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा तो दो ही प्रोडक्ट बनाता है, एक तो बनाता है वाटर जो गैसेस फॉर्म में निकल जाता है, ऑपरेट हो जाता है, दूसरा आता है CO2 गैस, ये भी ऑपरेट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का जो प्रोडक्ट है टोटली अलग है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज ए केमिकल चेंज, इट इज ए केमिकल चेंज। लिख करके ये लिख के आना बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन कलर ऑफ द ब्लैक टी। चाय पत्ती उबाल करके चाय बनाई हुई है, उसमें लेमन जूस डाल दिया तो ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा। क्यों, ये भी केमिकल चेंज है। पहली बात तो केमिकल चेंज है। क्यों, जो चेंज इन कलर जो है ना वो क्यों है, चेंज इन कलर अपीयर्स ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, जो चाय पत्ती में जो प्रोडक्ट, चाय पत्ती का जो कंपोनेंट है कैफीन, आया भी था शायद कल के लेक्चर में, कैफीन, और जो लेमन जूस में होती है सिट्रिक एसिड। तो कैफीन और सिट्रिक एसिड में जब रिएक्शन हुआ ना तब कोई नया प्रोडक्ट बना होगा, जिसकी वजह से काला कलर बदल गया किसी और कलर में, ठीक है, इसलिए केमिकल चेंज है। और लास्ट है चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम। मिल्की क्रीम का चर्निंग किया जा रहा है टू गेट द बटर, या कर्ड भी लिख सकता था ये,
तो ये क्या है आपका, एक केमिकल चेंज है आपका, क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों कह रहा हूं इसको मैं केमिकल चेंज, बिकॉज केमिकली बटर इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क क्रीम, इस वजह से मैं लिखा केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 17 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के थे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के थे। और जो 5 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे, उसका वीडियो इससे पहले वाला है। तो होपफुली मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे लगे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को जरूर स्टडी किया कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को। एनसीईआरटी की बुक के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा प्लीज ये क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, यहाँ पे आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपको ये मेरा बड़ा लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल VIN केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।